11:30 बज रहे थे जब ट्रेन एक सुनसान स्टेशन पर रुकी। वो अपना सामान, एक ट्रॉली बैग और एक हैंड बैग लिए प्लेटफॉर्म पर उतरी। लड़की पलटी और ठिठक गई। ये क्या? वो अकेली ही थी जो उस स्टेशन पर उतरी थी और कोई भी नहीं था। कैसी वीरानी छाई थी वहां। कहीं वो आंटी सच तो नहीं बोल रही थी? नहीं, छोटा सा स्टेशन है और रात भी काफ़ी हो गई है, इसलिए ऐसा होगा। सब खुश हो जाएंगे मुझे यूँ अचानक देखकर। पर ये क्या? बाहर जाने का दरवाज़ा मजबूती से बंद था। अजीब लोग हैं। वो जल्दी जल्दी चलती हुई स्टेशन मास्टर के कैबिन की तरफ जाने लगी। अरे अब ये क्या है? स्टेशन मास्टर का कैबिन भी खाली था, कहीं कोई नहीं। फिर उसने गौर से चारों तरफ नजर दौड़ाई। अजीब था, अजीब सी धुंध और ठंड थी वहां। पूरा स्टेशन कब्रिस्तान की तरह उजाड़ और वीरान, कोई भी नहीं। वैसे तो वो एक हिल स्टेशन था, लेकिन उसे अजीब तरह की अस्वाभाविक ठंड लग रही थी, जिसका उस वक्त के मौसम से कोई लेना देना नहीं था। वो बुरी तरह से डर गई। भाड़ में गया सरप्राइज, घर पर फोन करती हूँ। तभी आसपास कई साए दीवारों से, खंभों के पीछे से, कूड़ेदान के पीछे से उभरने लगे। कहीं कहीं धुआं उठने लगा। खींचने और धकेलने की आवाजें आने लगी। अब सब कुछ था यहाँ। चाय वाला, खोमचे वाला, आते जाते लोग। पर ये सब अचानक कैसे? गेट तो बंद था ना। वो भागकर एक बड़े से कार्डबोर्ड बॉक्स के पीछे छुप गई। किसी तरह पटरी तक पहुंच जाऊं, फिर धीरे धीरे उस पर चलते हुए इस अनूर स्टेशन से बाहर निकला जा सकता है। हाँ, यही ठीक रहेगा। अब स्टेशन पर मंडराने वालों का पूरा ध्यान मोबाइल की तरफ हो गया। वे धीरे धीरे बिना आवाज किए उस तरफ बढ़ने लगे। जब सामने वाली आकृति पर हल्की रोशनी पड़ी तो नहीं चाहते हुए भी उस लड़की की चीख निकल गई। उसका पूरा चेहरा जला हुआ था और आंखें सफेद थी, और यही हुलिया बाकी आकृतियों का भी था। उसकी चीख सुनकर सब उसे ही घूरने लगे और अब मोबाइल भूलकर सारे उस लड़की की तरफ बढ़ने लगे। वो कुछ सोच पाती इससे पहले उसकी दाईं तरफ से एक आवाज आई और सभी जले हुए चेहरे उस तरफ मुड़ गए। एक भयानक चरमराहट के साथ एक अजीब सी ट्रेन आकर उस प्लेटफॉर्म पर रुक गई। लड़की जोर से चिल्लाई, मेरी मदद करो, कोई बचाओ, मैं यहाँ हूँ, मेरी मदद करो, बचाओ। पर ये क्या? ट्रेन से उतरने वाले लोग भी वैसे ही जले चेहरे वाले थे। सब के सब एक बड़े घेरे में उस लड़की को घेर कर खड़े हो गए। अब सभी धीरे धीरे उस लड़की की तरफ बढ़ने लगे। लड़की डर से जम सी गई। अब कुछ नहीं हो सकता था। वे पास आ रहे थे और कुछ ही देर बाद एक भयानक चीख के साथ उस स्टेशन की दीवारें गूंज उठी। वो लड़की कौन थी? कैसी ट्रेन थी वो? वे जले चेहरे वाले लोग कौन थे? इस रहस्यमय घटना के लगभग 1 महीने पहले कॉलेज का कैंपस। कई लड़कियां घेरा बनाए खड़ी थी, खींची जा रही थी।
बहुत सी जरूरी बातें होती हैं ऐसे ग्रुप की भी। किसी का किसी से अफेयर, कोई नई रिलीज हुई फिल्म जिसमें हीरो ने शर्ट उतारी हो, कोई प्रोफेसर जो विग लगाना भूल गया हो, या फिर जूनियर्स जिनका बकरा बनाना हो। अरे पूजा, इधर आ। पूजा सांवली लंबी सी थी, जिसके उभरे नए नक्श थे, लंबे काले बाल थे। वो एक तरह से उन सबकी लीडर थी और बहुत खूबसूरत थी। ये तेरा दुपट्टा कैसे फटा? मत पूछ दिया। अब तो आदत डाल लो इन सब की। क्या मतलब? वही लफंगियां और क्या। कॉलेज में कंप्लेन करो तो वो उनकी जिम्मेदारी नहीं, पुलिस वाले कान में तेल डालकर बैठे। घर पर कंप्लेन करो तो उल्टा मुझे ही घर बैठा लेंगे। कॉलेज जाना बंद। ये उस कॉलेज की हर लड़की की समस्या थी। कॉलेज आने जाने का जो एकमात्र रास्ता था, वहाँ अक्सर लफंगों का जमघट लगा रहता था, जो अश्लील फब्तियों के अलावा कई बार हाथ मारने, पान थूकने या दुपट्टा खींचने से भी नहीं चूकते थे। लड़कियों ने कई बार शिकायत की थी, पर पुलिस ने कुछ नहीं किया, क्योंकि उन लफंगों में कुछ लोग स्थानीय पार्टी के कार्यकर्ता भी थे। और दिया, अब तो कॉलेज के लड़कों की भी हिम्मत बढ़ती जा रही है। उन लोगों ने ये दुपट्टा खींचा था ना, तब वो मारा कमीना दीपक भी था वहां। दिया गंभीरता से कुछ सोचने लगी। क्लासरूम, लेक्चर जारी था। दिया ने अपनी बाईं तरफ देखा। दीवार से लगी बेंच पर वो दीपक बैठा था। उसकी शक्ल ही बता रही थी कि उसके अंदर कितनी गंदगी भरी हुई है। दीपक दिया को अपनी तरफ देखता देख हैरान हो गया। वो मुस्कुरा दी। जवाब में वो भी हंसा तो गुटखे से रचे उसके घिनौने दांत बाहर आ गए। दिया उसे देख रही थी। ये उसके बर्दाश्त के बाहर की बात थी। कुछ देर बाद उसकी टेबल पर आकर कुछ पड़ा। उसने देखा कि वो गुड़ी मुड़ी कागज का गुटका सा था। उसने खोल कर देखा। तुम्हारे हॉस्टल के पीछे रात 11 बजे। उसने हैरानी से मुड़कर दिया को देखा। वो अभी भी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। वो गुब्बारे की तरफ फूलने लगा। दिया उसे मिलने बुला रही थी, वो भी रात में और अकेले। रात के 11 बज रहे थे। वो बार बार खिड़की पर जाकर देख रहा था। कुछ देर बाद एक सीटी सुनाई दी उसे। उसने खिड़की से झांका तो बाहर दिया खड़ी थी और उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। उसने जैसे तैसे खुद को रोका खिड़की से कूदने से। वो जल्दी से पलटा और एक वाहियात सी परफ्यूम की आधी बोतल खुद पर खाली कर दी। वो भागता हुआ नीचे पहुंचा, पर दिया वहां से गायब थी। दिया, 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 अरे कहाँ गई तुम? अच्छा, झाड़ियों के पीछे हो क्या? अरे काहे शर्मा रही हो? अरे खुद ही तो बुलाया था हमको। हैं? आए? अरे पीछे से कोई आया। ऊपर से उसके चेहरे और गर्दन को काले कपड़े से ढक दिया। कौन है? और झाड़ियों में खींच लिया। और फिर कहीं से 4-5 साए प्रकट हुए और उसके बाद हॉकी, लट्टू, सैंडल, थप्पड़, लात, घूसा, कुछ भी ऐसा बाकी नहीं था जिसका स्वाद उसे ना मिला हो। दिया की इस हिम्मत भरी हरकत का क्या होगा अंजाम, और उस भूतिया ट्रेन स्टेशन से दिया का क्या कोई कनेक्शन है? जानने के लिए जरूर देखें अगला एपिसोड। इंस्पेक्टर पांडे वो 50 की उम्र में पहुंचा डरपोक, दब्बू और मौका परस्त पुलिसिया था। अरे ये तो कहता है कि इसने आपको ही देखा था।
इसके कहने से क्या होता है? मैं उस वक्त अपनी सहेलियों के साथ थी, ग्रुप स्टडी के लिए। अरे यही थी, देखिए चिट्ठी लिख के बुलाई थी हमको। इंस्पेक्टर पांडे ने दिया की तरफ देखा। अरे कमाल करते हो पांडे जी, अब स्टैंडर्ड गिराओगे हमारा। एक यही चिरकुट बचा है हमारे पास लव लेटर देने को। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ए, क्या बकता है? दिया मैडम ऐसी है क्या? ए, फिर कभी बेसिर पैर की शिकायत किए ना तो तुम्ही को धर कर अंदर कर देंगे, समझे? अरे भक्त ससुर, चले आते हैं मारे कंप्लेन लिखावे। और कोनो काम नहीं है क्या हमारे पास है? दिया बाहर आ गई, जहां उसकी सहेलियां खड़ी थी। दिया, तू ठीक है? कुछ पंगा तो नहीं हुआ? अरे नहीं यार, उस पंख नुचे मुर्गी के लिए पांडे मुझसे उलझेगा क्या? बाकियों का कुछ नहीं कर सकते, पर इन दीपक जैसों की तो मिट्टी झाड़ ही सकते हैं ना। साली। सबने मुड़कर देखा। दीपक एक बाइक पर बैठा उनके सामने था। तुझे तो मैं देख लूंगा। उसने पहले दिया, फिर पूजा पर अपनी डेढ़ नजर डाली। पिछली रात की धुलाई के बाद से उसकी एक आंख पूरी खुल नहीं रही थी। दफा हो जा यहाँ से, नहीं तो पटक के मारूंगी। एक सुबह दिया कॉलेज के लिए निकलने वाली थी जब उसका ध्यान टीवी पर गया। नमस्कार, आज मैं लेकर आया हूँ एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जी हाँ, एक ऐसा स्टेशन जहाँ रात को जाने की पाबंदी है। कहते हैं इस भूतिया स्टेशन पर रात में जाना मना है। वहाँ कुछ ऐसा है जो लोगों के मन में। अरे यही तो राजीव का घर है, मेरा दोस्त। जाने से दिया जानबूझकर अपनी मम्मी को चिढ़ाने के लिए पापा से बोली, वाओ पापा, फिर तो चलते हैं राजीव अंकल के घर, मजा आएगा, है ना? मुझे ये स्टेशन देखना है। चल हट, भूत है वहाँ। देख टीवी में क्या बता रहे। नहीं जाना बस। 3 दिन बाद जब सब दोबारा कॉलेज के बाहर इकट्ठे थे, जब दिया की एक और सहेली नेहा ने आकर ये खौफनाक खबर सुनाई कि पूजा के चेहरे पर किसी ने ब्लेड मार दिया था और वो हॉस्पिटल में है। दीपक जैसे छिचोरे की इतनी हिम्मत, जरूर उन लोगों की हरकत होगी जो आते जाते छेड़खानी करते हैं। दिया गुस्से से धधकने लगी। आज तो पांडे को जवाब देना ही होगा, वरना देखती हूँ मैं भी मीडिया के पास जाऊंगी। अब बस, साला बूंदी का लड्डू इंस्पेक्टर है कि मजाक? दिया धड़धड़ाते हुए इंस्पेक्टर के ऑफिस में घुस गई। वो गुस्से से खौल रही थी। मैं पूछ सकती हूँ कि? वो चुप हो गई और मूर्ति की तरह स्थिर सामने देखने लगी। आज सीट पर फटे तरबूज की तरह पांडे जी नहीं बैठे थे, कोई दूसरा इंस्पेक्टर था। ऊंचा, पूरा गोरा चट्टा। दिया ने उसके लंबी नाक और गहरी आंखों वाले चेहरे को देखा और सब भूल गई कि वहां क्यों आई थी। कहिए, क्या पूछनी थी आप? अब वो पांडे जी। उनका ट्रांसफर हो गया, अब मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ। ओह अच्छा, वो मैं। Will you please sit? दिया जल्दी से बैठ गई और उसने सारी समस्या उस नए इंस्पेक्टर के सामने रखी। गंभीर समस्या है ये। और कोई कुछ करता भी नहीं, कई बार तो फोन भी नहीं उठता इधर। देखिए, मुजरिम को केवल अपराध करते वक्त ही पकड़ा जा सकता है। आप एक काम कीजिए, मेरा पर्सनल नंबर भी रखिए और जैसे इस तरह की कोई घटना हो तुरंत मुझे कॉल करके बताइए, चाहे कोई भी वक्त हो। ओके? दिया हकबकाई सी देखने लगी। ऐसे व्यवहार की तो उसे उम्मीद भी नहीं थी। उसने अपने मोबाइल पर नए इंस्पेक्टर साहब का नंबर ले लिया। फिर स्वतः ही उसकी नजर उसकी वर्दी पर लगी नेम प्लेट पर गई। थैंक यू सर। बाहर आते समय उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी, यार कितना हैंडसम है। कुछ करेगा? दिया, अरे दिया कहाँ गुम है? हाँ, क्यों नहीं, आखिर नंबर दिया है अपना। तेरा तो लगता है इनकाउंटर ही कर दिया पट्टे ने। ए दिया, बताना कैसा है? आरती क्या? दिया कुछ जवाब दे पाती
उसके पहले ही वो लड़की झटके से रोड पर गिर पड़ी। वे लफंगे आ गए थे। उनमें से ही एक ने उसे धक्का दे दिया था। वो अश्लीलता से हंसते हुए उनके चक्कर काटने लगे। दिया ने बिना समय जाया किए इंस्पेक्टर विनय को फोन लगाया। हो गया, लगे हाथ आर्मी भी बुला लो। दिया शांति से खड़ी थी और अपनी सहेलियों को भी शांत किए थी। ना वो गुस्सा थी और ना ही भागने की कोशिश की। तभी एक ने आगे बढ़कर उसका स्कार्फ छीन लिया। तेरी तो मैं! वो मवाली भी गुस्से में बिफरता आगे बढ़ा। पुलिस की जीप पहले तो कभी नहीं आई। और जीप में से विनय उतरा। दिया उसे देखकर भूल गई कि वहाँ क्या हो रहा था। फिर वो हुआ जो कभी नहीं हुआ था। सभी लफंगों की गिरफ्तारियां हुई। कुछ लफंगों की विनय ने पिटाई भी की। जब आखिरी लफंगे को पकड़कर जीप में डाला गया तो वहाँ तालियों की गड़गड़ाहट गूंज चुकी। आसपास के लोग और दुकान वाले भी उन लफंगों से त्रस्त थे। आप में से किसी को कंप्लेंट दर्ज करानी होगी। सारी लड़कियां तैयार हो गई। दिया ने सबको आंख तरेर कर देखा। ऑफिस में विनय के सामने बैठी दिया जानबूझकर धीरे धीरे शिकायत दर्ज करा रही थी। जब भी विनय का ध्यान कहीं और होता वो उसे अपलक निहारने लगती। तभी धड़धड़ाते हुए अपने कई चमचों के साथ मनोज दिवाकर ने ऑफिस में प्रवेश किया। मनोज दिवाकर, वे लफंगे जिस पार्टी के कार्यकर्ता होने का दावा करते थे, मनोज दिवाकर उसी पार्टी के लीडर का बेटा था। उसे अपने उन लफंगे दोस्तों का गिरफ्तार किया जाना खल गया था। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर विनय भी बहुत ईमानदार और कर्मठ था। 3 साल की नौकरी की अवधि में ही 3 बार ट्रांसफर हो चुका था। मेरे आदमियों को अभी का भी लॉकअप से बाहर निकालो। अगर नहीं निकाला तो? जानते नहीं मैं किसका बेटा हूँ? ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। अधिक पुलिस या रौब दिखाया तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारी नौकरी के लिए, समझे? और तुमने अपने पिता का रौब झाड़ा तो ये अच्छा नहीं होगा तुम्हारी सेहत के लिए। दफा हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें भी गिरफ्तार कर लॉकअप में डाल दूंगा। विनय के तेवर देखकर मनोज दिवाकर ने वहाँ से खिसकने में ही अपनी भलाई समझी। जा रहा हूँ इंस्पेक्टर, लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आज के तुम्हारे व्यवहार की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। लेकिन जाते जाते भी अपनी अकड़ दिखा गया। अरे जाजा। दिया मुक्त भाव से लगातार इंस्पेक्टर विनय को देखती जा रही थी। हेलो मैडम। हाँ, दरअसल मैं मनोज दिवाकर और उसके लफंगे दोस्तों के प्रति आपके रुख से काफी प्रभावित हुई। आपने हम लड़कियों की हेल्प करके एक नेक काम किया है। ये मेरी ड्यूटी है मैडम। देश के हर एक नागरिक को बराबर सुरक्षा देना पुलिस का कर्तव्य है। थैंक्स, अब चलती हूँ। बाय। बाय। वो आगे भी शिकायतें लेकर आती रही और विनय कार्रवाई करता रहा। दिया का कभी उसका पर्स गुम हो जाता तो कभी खुद ही अपनी स्कूटी वो जानबूझकर कहीं छोड़ आती और फिर शुरू होता उसका पसंदीदा काम, विनय के सामने बैठकर कंप्लेंट दर्ज कराना। पर हमेशा उसी का सामान चोरी हो ये जरूरी तो नहीं, लेकिन उसने उसका भी तोड़ निकाल लिया था। एक दिन अपने वॉचमैन को लेकर पहुंच गई पुलिस स्टेशन और विनय के सामने बैठकर उसके बेटे के गुम होने की रिपोर्ट लिखाने लगी। सॉरी, जब तक इनके बेटे को गायब हुए 24 घंटे नहीं हो जाते हम गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं लिख सकते। अरे साहब जी, बेवड़ा आवारा है 1 नंबर का, पड़ा होगा कहीं। हम तो बोले भी दिया बिटिया को कि लौट आएगा, पर ये मानी नहीं। वो तो पहले भी तो गायब हुआ है। ओह, लेकिन आपने ये मुझे नहीं बताया था कि वो पहले भी गायब हो चुका है। अच्छा, ठीक है, मैं 24 घंटों के बाद आती हूँ। देख लीजिएगा सर, 24वां घंटा बीतेगा भी नहीं और वो फिर से यहाँ होगी। विनय उसे जाते देखता रहा। एक दिन सुनसान कॉलेज के ही एक खाली क्लासरूम में उसने नेहा को पीछे से आकर दबोच लिया, पर मौके पर ही लाइब्रेरी से निकल रही दिया और उसकी 2 और सहेलियों ने देख लिया ये सब। वे दोनों तो डर कर भाग गई।
पर दिया ने हिम्मत करके शोर मचा दिया। हेल्प! शोर मचा दिया।